जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है जशवंत और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट यूपीएससी सीएससी हिंदी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपसे बोला था कि रेगुलर वीडियोस आएंगी और हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हमारी ऑफलाइन जो क्लास है का काम चल रहा था। तो हम वहाँ पर बिजी थे, तो इसीलिए वीडियोस नहीं डाल पाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है तापीय प्रतिलोमन। ठीक है, तो आप टाइटल डालिएगा तापीय प्रतिलोमन। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, पिछली कक्षा में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, लेकिन अगर वहीं ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगे तो हम उसे कहते हैं तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण। ठीक है, तो ये बातचीत हम कर चुके। ठीक है, इतना आपने समझ लिया था। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, मैं एक चित्र बना रहा हूँ। ये आपको अभी नहीं बनाना है, मैं बताऊंगा कब बनाएंगे हम इसे। ठीक है, तो ये है तापमान। ठीक है, ये है ऊंचाई। ठीक है, तो अब ये तापमान के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तापीय व्युत्क्रमण। ठीक है, ये आपको अभी नहीं बनाना है, तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, तो हम इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में आप जैसा लिखा है बिल्कुल आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो परिभाषा, क्षोभ मंडल में सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। यह प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, लेकिन कभी-कभी क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, तब इसे तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण कहा जाता है। यह कुछ घटना विशेष परिस्थितियों में मिलती है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लिख दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, हम आगे बढ़ते हैं। अब आप उसके बाद ये इस तरह का चित्र बनाएंगे। ये चित्र बना दीजिए। ठीक है, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं तापीय व्युत्क्रमण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हम देख लेते हैं। जहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ वो आपको लिखना है, और जहाँ पर मैं निशान नहीं लगाऊंगा वहाँ पर आपको नहीं लिखना है। ज़्यादातर जो मेरे नोट्स हैं उन्हीं से ही मैंने चीज़ें ली हैं, और कुछ एनसीईआरटी से मैंने चीज़ें इंक्लूड की हैं। तो आपको इसके अलावा किसी और चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? साफ आसमान होना चाहिए, लंबी रातें होना चाहिए, शांत मौसम होना चाहिए, शीतकाल होना चाहिए, और शुष्क वायु यानी आर्द्र वायु भी होनी चाहिए। तो ये 5 का मतलब शर्तें हैं जो फुलफिल होंगी जहां पर वहां पर तापीय प्रतिलोमन देखा जाएगा। तो अब टाइटल डालिए
तापीय व्युत्क्रमण के प्रकार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: घाटी तापीय व्युत्क्रमण, धरातलीय तापीय व्युत्क्रमण, पाताग्रीय तापीय व्युत्क्रमण, समुद्रीय तापीय व्युत्क्रमण। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको लिखना है, राइट। और इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घाटी तापीय व्युत्क्रमण, ठीक है। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा धरातल है, ये हमारी पहाड़ी है, ठीक है। और इसका ये जो वाला ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं घाटी, ठीक है, घाटी, ठीक है। अब क्या होगा, जब ठंडी वायु भारी होती है और वह नीचे की ओर गति करती हैं, जब हम पढ़ने पढ़ेंगे, विंड्स को पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि ठंडी वायु जब इस पर्वत की सतह को ठंडा करेंगी, तो यहाँ से गर्म वायु ऊपर उठेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब ठंडी वायु गर्म स्थल पर पड़ती हैं तो वह उसको ठंडा करने लगती हैं, ठीक है। और वहाँ से जो गुप्त ऊष्मा निकलती है वो ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडिएशन रेडिएशन ऊपर उठने लगता है, ठीक है। इसको हम रेडिएशन बोलते हैं, गर्म हवाओं को। तो जब ये ऊपर उठने लगेगा तो कुछ ठंडी वायु यहाँ से इधर नीचे की ओर यानी गति करने लगेंगी, यानी घाटी की ओर गति करने लगेंगी। तो घाटी भी गर्म थी, तो यहाँ पर ठंडी वायु एकत्रित हो जाएगी, और चूंकि ये गर्म थी तो गर्म वायु ऊपर उठने की, ठीक है, ऊपर उठने लगेंगी गर्म वायु। तो हम कहेंगे कि तापमान के में गिरावट की जगह क्या हो गया, तापमान में वृद्धि देखने को हमें मिलेगी। कहाँ पर, ऊंचाई पर, क्योंकि घाटी में नीचे तो ठंडी हवाएं एकत्रित हो गईं, लेकिन यहाँ पर जो गर्म वायु थी उन्हें इसने धकेल दिया, ठंडी वायु ने धकेल दिया और ऊपर कर दिया। तो हम कहेंगे कि ऊंचाई के साथ तापमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो तापमान में वृद्धि महसूस होने लगी। ये है गर्म वायु, ये है ठंडी वायु, ठीक है। ये है रात के समय की घटना, ठीक है। ये रात में की घटना है। तो आप ऐसा चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये आप चित्र बनाएंगे ऐसा, और इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे ये वाली, ठीक है। रात के समय घाटी में ऊपर से नीचे की ओर ठंडी हवाओं का प्रवेश होता है, जिसके कारण घाटी की गर्म वायु ऊपर उठ जाती है तथा ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि महसूस होती है, ठीक है। तो आप ये सारी बात लिखेंगे, ठीक है। ये आप तेजी से लिख लीजिए। ठीक है, आप इसे वीडियो पॉज करके लिख लेना। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ठंडी वायु भारी होती है, गर्म वायु हल्की होती है। तो ठंडी वायु नीचे की ओर गति करती हैं और गर्म वायु ऊपर की ओर गति करती हैं, ठीक है, ये होता है। तो जब ठंडी वायु इस पर्वत को ठंडा करेंगी तो यहाँ से गर्म वायु ऊपर उठने लगेगी, लेकिन कुछ ठंडी वायु नीचे घाटी की ओर, घाटी में प्रवेश करेगी। तो घाटी में जो गर्म वायु थी उसे वह ऊपर की ओर धकेल देगी। तो हम कहेंगे कि तापमान बढ़ गया है घाटी के ऊपर वाले हिस्से में। नीचे वाले हिस्से में ठंडी हवाएं होंगी तो ठंड महसूस होगी, लेकिन जब हम थोड़ी ऊपर की ओर आएंगे तो हम कहेंगे कि तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है।
तो ये है हमारा वायु, गर्म वायु, ये ठंडी वायु है, ये तापमान में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अभी एक चित्र बताता हूँ मैं आपको। हाँ देखिए, ये चित्र है, यहाँ से ठंडी हवाएं प्रवेश कर रही हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ठंडी हवाएं प्रवेश कर रही हैं यहाँ से और इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर ठंडी हवाएं एकत्रित हो गई हैं और गर्म हवाओं को उन्होंने ऊपर धकेल दिया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 8 डिग्री, यहाँ पर 10, और फिर ऊपर जो इसकी जो सामान्य सतह है ये वाली, यहाँ पे वही टेम्परेचर आ गया जो नीचे था। ठीक है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ से ये ठंडी हवाएं प्रवेश कर रही हैं और गर्म हवाओं को ये ऊपर की ओर धकेल रही हैं। तो जब हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि हवाएं किस तरह से, कितने प्रकार की होती हैं, किस तरह से चलती हैं, इनका क्या प्रभाव है हमारे क्लाइमेट पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बातचीत करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं धरातलीय तापीय व्युत्क्रमण की। ये देखिए, हाँ, ये नाइट की बात है। ठीक है, ये दिन की बात है। दिन में ठंडी हवाएं नीचे की ओर, गर्म हवाएं ऊपर की ओर। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, रात में ठंडी हवाएं आ रही हैं नीचे की ओर, और यहाँ पर ठंडी वायु जो है वो नीचे की ओर आ रही है, लेकिन ये यहाँ पर जब गर्म होने लगेंगी तो ये भी गर्म हो जाएंगी और ऊपर उठने लगेंगी, और ठंडी हवाएं, ऊपर की ठंडी हवाएं नीचे की ओर आएंगी और गर्म हवाएं को हटाएंगी, और फिर गर्म हवाएं फिर से ठंडी होकर नीचे आएंगी। तो ये क्रिया चलती रहेगी। एक अभिप्राय ये है कि दिन में जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहेगा, वो सामान्य रहेगा, लेकिन रात में हमें टेम्परेचर में वृद्धि महसूस होगी ऊंचाई पर। ठीक है, अब हम बात कर रहे लेते हैं धरातलीय तापीय व्युत्क्रमण। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, ये हमारी धरातल है। ठीक है, ये हमारी धरातल है। अब क्या होगा जब आसमान साफ होगा और बादल नहीं होंगे, मतलब बादल बहुत कम मात्रा में होंगे, घने बादल नहीं होंगे, तो क्या होगा, ठंडी हवाएं इस पूरे स्थल को बहुत जल्दी से ठंडा कर देंगी। मतलब तीव्रता के साथ ये धरातल ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऊंचाई तक हमें ठंड महसूस होगी, यानी हमारा जो तापमान होगा वो कम होगा। लेकिन जब हम थोड़ी ऊंचाई की ओर जाने लगेंगे, मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी है, एक यहाँ पर भी मतलब समतल पहाड़ी है। ठीक है, तो हम हटा देते हैं, 1 मिनट। मान लेते हैं ये पठारी मैदान है। ठीक है, पहाड़ी, थोड़ी सी पहाड़ी है और समतल है। तो यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको थोड़ी सी ठंड ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन जब वो ऊपर की ओर आएंगे तो उनको तापमान में वृद्धि नजर आएगी, उनको तापमान में वृद्धि महसूस होगी। ठीक है, तो ये है हमारा, क्या है, धरातलीय तापीय व्युत्क्रमण। ठीक है, ये है हमारी ठंडी ठंडी वायु। ठीक है, और ये है हमारी, जब ये हम ऊपर आएंगे तो ऊपर की जो वायु होगी वो गर्म वायु होगी, तो इसको हम कहेंगे गर्म वायु। ठीक है, और ये हमारा धरातल है। ठीक है, ये हमारा धरातल है। तो आप इसे इस तरह से चित्र बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी बनाएं, इस वाले एरिए को, तो भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आप अब ये धरातलीय व्युत्क्रमण
जो डेफिनेशन है उसको आप लिख दीजिएगा। रात के समय आसमान साफ होने के कारण धरातल तीव्रता से ठंडा होगा तथा इसके संपर्क में आने वाली वायु ठंडी हो जाएगी। परिणाम स्वरूप नीचे की वायु ऊपर की वायु से अधिक ठंडी होगी, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, तापमान में वृद्धि होगी। तो ये बातचीत हुई हमारी धरातलीय तापीय व्युत्क्रमण की। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है वाताग्रीय तापीय व्युत्क्रमण। ठीक है, वाताग्रीय तापीय व्युत्क्रमण में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ठंडी वायु हल्की होती है, ठंडी वायु भारी होती है तो वह नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, नीचे की ओर गति करती हैं, और गर्म वायु जो होती हैं वो ऊपर की ओर गति करती हैं, क्योंकि वह हल्की होती हैं। ठंडी वायु भारी होती हैं तो वो नीचे की ओर गति करती हैं, और गर्म वायु हल्की होती हैं तो वह ऊपर की ओर गति करती हैं। ठीक है, तो जब ठंडी वायु नीचे आएंगी तो हम कहेंगे कि नीचे का तापमान क्या हो गया, ठंडा हो गया, यानी कम हो गया। और जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें थोड़ा तापमान में वृद्धि महसूस होगी। ठीक है, तो ये है हमारा वाताग्रीय व्युत्क्रमण। ठीक है, तापीय व्युत्क्रमण ये है गर्म वायु, गर्म वायु, ये है हमारी ठंडी वायु। ठीक है, तो ये आप चित्र बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। राइट, देखिए, वाताग्र में जब शीत वायु गर्म वायु के संपर्क में आती है तो गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उड़ जाती है, जबकि ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे गतिमान होती है। यह ऊंचाई के साथ पुनः तापमान में वृद्धि देखी जाती है, अर्थात तापीय प्रतिलोमन। ठीक है, ये आपको बातें लिखनी है। ठीक है, देखिए, अभी क्या है कि मैं आपको एज ए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन मतलब वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इतनी एनर्जी फील नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कक्षा में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एनर्जी के साथ साथ आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि वहाँ पर हम पर्सनली मिलते हैं और पर्सनली चीज़ों को देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि मास्टर क्या समझा रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं वहाँ पर समझाता हूँ, ऑफलाइन की कक्षाओं में समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही मुद्दा है इसका कि ठंडी वायु नीचे की ओर गतिमान होती हैं और गर्म वायु ऊपर गतिमान होती हैं, बस इतना सा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। एक मिनट, ठीक है, तो ये आप लिख लेना। अब हम बात करते हैं समुद्रीय तापीय व्युत्क्रमण की। ठीक है, ये देखिए, समुद्रीय तापीय व्युत्क्रमण। ठीक है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए, ये समुद्र है। ठीक है, ये धरातल है, ये हमारा धरातल है। ये हमारा धरातल है। ठीक है, ये हमारा पानी वाला भाग है, यानी समुद्र है। ठीक है, ये वाला जो भाग है। ठीक है, तो अब वही कंडीशन है कि ठंडी वायु धरातल को जल्दी से ठंडा करेंगी। ठीक है, ठंडी वायु धरातल को जल्दी से ठंडा करेंगी, लेकिन ये जो पानी है वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह बहुत समय से, मतलब दिन भर से इस पे प्रकाश पड़ रहा था,
सूर्य प्रकाश, तो ये है थोड़े नीचे तक पानी गर्म होगा यहाँ का, तो ये है आसानी से ठंडा नहीं होगा, लेकिन धरातल जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठीक है, बस आप अभी इतना समझ लीजिए, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी धरातल है, ये वाला हिस्सा, ये जल्दी से ठंडा होगा। ठीक है, और यहाँ से गर्म वायु ऊपर उठेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है पानी जल्दी से ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, आप सिर्फ अभी इतना समझिए कि यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती हैं। ठीक है, और इनकी जो गति है वो तापांतर या दाबांतर, हाँ दाबांतर पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो ये बातचीत है। ठीक है, इनकी जो अ, एक मिनट, और मैं जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, हाँ, दाबांतर पर इनकी दाबांतर पर इनकी गति डिपेंड करती है। ठीक है, इनकी गति क्या होगी, तो क्या होगा, वापस मुद्दे पर आते हैं। तो ये धरातल को तीव्रता से ठंडा करेंगी ठंडी वायु, लेकिन समुद्र में जल होने के कारण यह तीव्रता से ठंडा नहीं होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। तो अब क्या होगा कि यहाँ की वायु धरातल की ओर यानी स्थल की ओर गति करना प्रारंभ करेंगी। ठीक है, गति करना प्रारंभ करेंगी, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इस वाले एरिया में, ठीक है, क्या होगा कि हमें तापमान में वृद्धि महसूस होगी ऊंचाई के साथ। ठीक है, क्या होता है, जैसे रात के समय जो धरातल है वह तीव्रता से ठंडा हो जाता है, लेकिन पास में समुद्र होने के कारण वह ठंडी हवाएं धरातल को जल्दी से ठंडा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि गर्म वायु इधर की ओर आने लगती है, ये इसको ठंडा करने के लिए पूरी जोर से हमला करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो वायु है ये तो ठंडा होना चाहती है, धरातल तो ठंडा हो जाएगी जल्दी से, लेकिन जैसा हमने पहले धरातलीय तापीय व्यतिक्रमण में पढ़ा, धरातल बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है, लेकिन पास में जल होने के कारण यह जल्दी से ठंडी नहीं होने देगी। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि तापमान में वृद्धि महसूस होने लगी। ठीक है ना, तो अब आप इसको लिख दीजिएगा, एक मिनट, ये ये आप लिख दीजिएगा। वातागर में जब, एक मिनट, वातागर नहीं है, ये हम लिख चुके। हाँ, रात के समय समुद्र की सतह या किनारे पर तेजी से ऊष्मा निकलती है, परंतु पास में जल होने के कारण ठंडी हवा किनारे पर जाती है और वहां पर लो प्रेशर बनाती है। ठीक है, इससे नीचे का तापमान कम होता है और ऊपर का तापमान अधिक, और जल के ठंडे होने के कारण ऊष्मा जल्दी नहीं निकलती। ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, ये आप लिख दें। ठीक है, अब आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, ये देखिए, ये चित्र दिखा दिया मैंने आपको, ये रात की घटना है, ये दिन की घटना है। ठीक है, रात में क्या हो रहा है, ये ठंडी हवाएं जो हैं वो इसको ठंडा कर रही हैं, और यहाँ से जो गर्म हवाएं उठ रही हैं वो कुछ ऊपर चली जाएंगी और कुछ घूम करके इधर जाएंगी।
ठीक है, तो ये कहानी है। इससे आपको अच्छे से आइडिया लग रहा होगा। ये चित्र बना दीजिएगा। अब हमारा नया टॉपिक है सूर्य ताप और ताप पेटियां। क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है वहां पर 3 प्रकार के ताप बेल्ट प्राप्त होते हैं। सॉरी, 5 प्रकार के ताप पेटियां प्राप्त होती हैं, लेकिन उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो क्या है ये? आइए समझते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, वैसे आप लिखिएगा। ठीक है, ताप पेटियां। ठीक है, ये क्या है? अब ध्यान से देखना। ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये है। और ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है, तो यहां पर ये जो एरिया है, ठीक है, इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पिछली कक्षा में, कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो इस एरिए पर ज़्यादा प्राप्त होती हैं। उनकी ऊष्मा इस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है सूर्य की। ठीक है, सूर्य की। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश तो पड़ता है, लेकिन त्रियत किरणें पहुंचती हैं। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा न्यूनतम ऊष्मा होती है वहां पर, इसलिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। और यहाँ का ग्रीष्म काल का जो तापमान है वो 0 डिग्री से भी ऊपर नहीं बढ़ता, मतलब वो 0 डिग्री से आगे नहीं बढ़ता, 0 डिग्री रहता है। राइट, तो ये है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो शीत कटिबंध जिसको हम बोल रहे हैं ना, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन है, तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रात होगी। अगर उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन है, तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रात होगी। अगर यहाँ पर दिन है, अगर यहाँ पर दिन है, तो यहाँ पर रात होगी। राइट, यहाँ पर रात होगी। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, इसके 2 कारण हैं। ये क्यों होता है? पहला तो हम ये देख लेते हैं। ये जो पृथ्वी की ड्यूरेशन है ना, पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। राइट, तो यहाँ पर ये इस तरह से पृथ्वी हमारी चक्कर लगा रही है सूर्य के। तो इसके कारण से यह होता है कि 6 माह का दिन और 6 माह की रात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होती है। इसका एक कारण ये भी है। दूसरा, सूर्य प्रकाश की अवधि
अवधि, ठीक है, सूर्य प्रकाश की अवधि कम प्राप्त होती है, कम समय के लिए प्राप्त होती है इसीलिए, ठीक है। दूसरा, ध्रुवों पर प्रकाश किरणें अधिक क्षेत्रफल पर गिरती गिरती है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, ये अलग है। 1 मिनट, ये चीजें अलग है, ठीक है। तो ये दो कारण है, ये क्यों हो रहा है, जो ड्यूरेशन है पृथ्वी की उसके कारण हो रहा है। तीसरा यह है कि सूर्य की प्रकाश की अवधि के कारण हो रहा है। और तीसरा यह है कि ध्रुवों पर प्रकाश किरणें अधिक क्षेत्रफल पर गिरती हैं। तीसरा कारण ये है, और उनमें ऊष्मा जो है वो बहुत कम होती है इसीलिए, ठीक है। तो अब आप मेरे साथ एक चित्र बनाइएगा, ठीक है, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है। ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। ये हमारी मकर रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है, ठीक है। तो इस पे हम लिख देते हैं कर्क रेखा मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा मकर रेखा, ठीक है। अब क्या है, ये जो 23.5 डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये मकर रेखा भी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, ठीक है। तो इस दोनों यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ये जो हमारा क्षेत्र मिलता है ये वाला, ठीक है। बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप बनाते चलेंगे, ठीक है। और मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे। तो ये जो क्षेत्र है हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल, या ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ट्रॉपिकल, ठीक है, हिंदी में उष्ण से
उष्ण कटिबंध, ठीक है। और इसको, ये जो हमारा क्षेत्र है, इसे टोरिड, क्या है, पेन टैब से लिखने की आदत नहीं है मुझे अभी, तो इसीलिए ये हो रहा है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। टोरिड जोन, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, राइट। अब इसके ऊपर एक रेखा और है, वो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, राइट। तो ये जो वाला क्षेत्र है, ये जो वाला क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये चित्र बनाना है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अगर आपने चित्र को अच्छे से समझ लिया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, राइट है। क्योंकि चित्र को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है, हमारा इमेजिनेशन अच्छा हो जाता है और हमें रटना नहीं पड़ता। और यूपीएससी आपसे यही चाहती है कि आप रटें नहीं, क्योंकि अगर आपके पास आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है, जो यूपीएससी ने दिया है, वो एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आप 70% किताबी ज्ञान हो आपके पास और बाकी का जो 30% है वो आपके खुद के विचार हों, ठीक है। तो ये है, तो ये जो 66.5 डिग्री क्षेत्र जो रेखा मैंने बताई, ये वाली, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है। ये है हमारी 66.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, नॉर्थ साइड यानी हमारा उत्तरी गोलार्ध पे। यह भी 66.5 डिग्री साउथ साइड, ठीक है। ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस, ये जो एरिया है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं हम, शीतोष्ण। क्या बोलते हैं महोदय, शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ पोल और 66.5 डिग्री साउथ पोल के मध्य जो मिलता है उससे भी हम शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड, 23.5 डिग्री साउथ साइड के जो बीच में जो क्षेत्र मिलेगा उसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंध, ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र मिलेगा उसे हम बोलेंगे शीतोष्ण क्षेत्र। और सेम टू सेम अगर आप ऊपर वाले को याद रख लेंगे तो नीचे वाला याद आपको हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नीचे वाले को याद कर लेंगे तो ऊपर वाला याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अभी आप इसको भूल जाइए कि ये वाला नीचे वाला जो है ना, साउथ वाला जो हिस्सा है उसको भूल जाइए, ठीक है। देखिए, 0 डिग्री यानी 23.5 डिग्री और 0 डिग्री, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, राइट। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव के मध्य जो क्षेत्र मिलता है उसको बोलते हैं हम सॉरी उष्ण कटिबंध, ठीक है। और 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र मिलता है उसे हम बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। और जो शीतोष्ण क्षेत्र है 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव पर और 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव के मध्य जो मिलता है उसे शीतोष्ण कहते हैं। सेम टू सेम यहाँ है, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ के मध्य जो
क्षेत्र मिलता है उसे शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, को हम बोलते हैं ध्रुव आ गया अब हमारा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक। इसको बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक या अंटार्कटिका। ठीक है, ये है, ये दोनों क्षेत्र कौन से हैं? शीतोष्ण। ठीक है, सॉरी शीत कटिबंध है ये। ठीक है, दोनों शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, क्योंकि दोनों पर बर्फ मिलती है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में ज्यादा बर्फ सॉरी दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा बर्फ मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये ट्रॉपिकल, इन दोनों मकर रेखा कर्क रेखा के मध्य जो भूभाग मिलेगा, जो एरिया मिलेगा, उसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलने वाला जो भाग है उसको हम बोलेंगे शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, और उसके ऊपर आ जाता है हमारा आर्कटिक ध्रुव, मतलब ध्रुव आ जाता है तो उसको आर्कटिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये बातचीत है। अब इसमें देखना एक और नई चीज है, अब में से कई बच्चों को अभी पता चले, पहली बार पता चले। ठीक है, और कई बच्चों को पहले से पता हो। जो नए भूगोल शास्त्री हैं, जो नए भूगोल शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ना, वो 66.5 डिग्री का जो निचला भाग है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही मकर रेखा पर, ऐसे ही मकर रेखा पर ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इसको उन्होंने बोला उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जब मैं आपको पढ़ने पढ़ाऊंगा तब आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं। ठीक है, ठीक है, देखना क्या है, क्या होता है। एक मिनट, मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, खगोल शास्त्री का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, बाद में याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये जो हमारा यहाँ पर विषुवत रेखा पर लो प्रेशर बेल्ट होता है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, फिर यहाँ पर लो प्रेशर होता है, फिर यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, फिर यहाँ पर लो प्रेशर होगा। ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या है, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अभी हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम क्या सूर्य ताप पढ़ रहे हैं इसलिए, लेकिन जब हम ताप पेटियां पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को। लेकिन आप फिलहाल इसको समझो कि यहाँ ये वाला जो क्षेत्र होगा ना, ये वाला, इसको हम बोलेंगे लो प्रेशर, इसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर, इसको हम लो प्रेशर, फिर इसको हाई प्रेशर, इसको लो प्रेशर। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो क्यों? अब मैंने आपसे कहा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं गति करती हैं। ठीक है, तो यहां से हवाएं इधर की ओर आएंगी, तो यहां से भी तो यहां पर आएंगी, तो यहां पर तो जो चीजें मिलेंगी, यानी यहां पर तो दोनों हवाएं मिलेंगी ना,
इस वाले क्षेत्र में एक मिनट में हाँ ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दोनों मिलेंगे ना, हाई प्रेशर प्लस लो प्रेशर। यहाँ तो दोनों प्रकार की हवाएं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से लो प्रेशर की हवाएं जा रही हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर बन रहा है, मतलब यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। तो ये संक्रमण क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इसी को खगोल शास्त्रियों ने क्या कह दिया? उपोष्ण। क्या बोल दिया? उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इसको इन्होंने ये बोल दिया, राइट है। अब क्या हुआ, लो प्रेशर हाई प्रेशर, चेहरे भयानक मत बनाइए, मैं आपको ये समझाऊंगा, आप सिर्फ इतना समझिए, आप तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। मास्टर ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, मास्टर ने तो हमें सिर्फ इतना बताया। लो, ये क्या हो गया, पृथ्वी मिट गई, चलो ठीक है। अब वो दोबारा ठीक नहीं बनेगी, फिर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ के मध्य जो क्षेत्र मिलेगा उसे हम बोलेंगे शीतोष्ण क्षेत्र, और 23.5 डिग्री मकर रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा के मध्य मिलने वाले क्षेत्र को हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंध, ठीक है। जैसा हमने ऊपर याद रखा वैसे हम नीचे याद रखेंगे कि 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के मध्य जो क्षेत्र मिलता है उसे हम बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। नीचे आ जाता है हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये आ जाता है हमारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये चीजें हैं, ये चीजें आ जाती हैं, राइट। तो ये हमने, हाँ इसमें एक नोट डाल लीजिएगा, नोट डालकर लिख लीजिएगा, पृथ्वी पर सामान्यतः निम्न 5 प्रकार की ताप पेटियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी आज की बातचीत, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे ये जो हमने बनाया है ये चित्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, शीतोष्ण क्षेत्र क्या है, फिर आर्कटिक क्षेत्र क्या है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और कोई डाउट हो तब भी आप मुझे बताइएगा, और मैं शाम को या कल जो नई वीडियो आएगी उसमें मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर करेंट अफेयर जो है
वो आपको वहाँ पर मिल जाया करेगा, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से। और वहाँ पर भी आपके डाउट क्लियर हो जाया करेंगे, जो भी आपके डाउट हुआ करेंगे पर्सनली मेरे द्वारा या फिर हमारे जो और स्टूडेंट हैं उसमें, जो उसमें जुड़े हुए हैं, वो आपको गाइड कर दिया करेंगे, आपके डाउट क्लियर कर दिया करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय। रिवीजन करते रहिएगा और पढ़ते चलिएगा, ठीक है। जय हिंद।